में जो हम परफॉर्म करेंगे और इस प्रोसीजर के हिसाब से एक्चुअल में थोड़ा सा एक स्लाइड डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इमरजेंसी कंटीजेंसी मैनुअल है ये, उसमें ये प्लान एंड प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पर्सन फ्रॉम वाटर है, ठीक है। अभी इस प्रोसीजर में आपको ये बताया जाता है कि हमें कोई भी ऐसा आदमी अगर दरिया में गिर गया हो, उसको रिकवर कैसे करना है, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी इसमें जर्नल गाइडलाइन तो जो एक नोट्स एक रेफरेंस है जो पहला दिया है ना, पहले पेज पे जर्नल दिस डॉक्यूमेंट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन गाइडलाइंस वो तो एक रेफरेंस है एमएससी के। आप उससे नीचे आ जाइए, पर्पस पे आ जाइए। पर्पस में क्या है, द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि गाइडेंस फॉर द मास्टर, ये एक मास्टर को गाइडेंस देता है एंड अदर क्रू मेंबर को ऑन बोर्ड को रिगार्डिंग प्रोसीजर रिकवरी पर्सन फ्रॉम वाटर, कि आदमी को पानी से कैसे रिकवर करने का है, ये मास्टर के लिए और दूसरे क्रू के लिए गाइडलाइन है। ये इसका पर्पस है, मकसद है इस कागज का, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑन बोर्ड होना चाहिए सोलास के रेगुलेशन 3/17-1 के हिसाब से, ठीक है। बरोबर, ये एक रेगुलेशन है, कानून है, और क्रू को सबको ऑन बोर्ड फेमिलियर होना चाहिए। पर्पस की लास्ट लाइन देखो, क्रू ऑन बोर्ड शुड बी फेमिलियर विद दिस डॉक्यूमेंट। ओके ओके। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इस डॉक्यूमेंट का जो एम है, इफेक्टिव यानी कि असरदार रिकवरी ऑफ रेस्क्यू ऑफ पर्सन, असरदार प्रभावी तरीके से हम कैसे आदमी को रेस्क्यू करें, रिड्यूसिंग द रिस्क, जिसमें खतरा कम हो, ठीक है। इसके जो आदमी इन्वॉल्व हो उसको रिकवर करने में, जो आप लोग इन्वॉल्व हैं उसको रिकवर करने में बॉडी को, तो आप लोगों के लिए भी खतरा कम होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग ओवरबोर्ड जाके लटक के ऐसे करते हैं, तो ऐसा ना उसको बचाने के चक्कर में हमारा आदमी खुद गिर जाए या चोट लग जाए। हाँ, मैं मोटा मोटी बात पे जा रहा हूँ। फिर इसी ऑब्जेक्टिव का दूसरा पैरा जो है, द रेस्क्यू प्लान या रिकवरी प्लान प्रोसीजर शुड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पर्सन, कि आपके पास में क्या ऐसा ट्रांसफर ऑफ पर्सन फ्रॉम वाटर टू शिप, दरिया से आप आदमी को उठाएंगे तो आपके पास क्या फैसिलिटेट है, क्या फैसिलिटी है, क्या सामान है ना। और मिनिमाइज द रिस्क इंजरी, आप उसको इंजरी का रिस्क को कम से कम कर सकें, शिप साइड से, स्ट्रक्चर से, जो जहाज का स्ट्रक्चर है वो उसको ना लगे, और फिर भी हम उसको रिकवर कर लें। रिकवर करते टाइम उसको कोई खरोंच ना आ जाए, कहीं कुछ हाथ पैर फंस ना जाए, पंखे में ना फंस जाए, किसी सेंटर में ना उलझ जाए। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं हाँ, अब ये आगे है रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन गाइडलाइन, ये रिक्वायरमेंट है, वही चीज है ये, ठीक है। जहाज जो 1 जुलाई 2014 से ये सब रूल का रिक्वायरमेंट है, इस सब में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वो एक रेफरेंस है, ठीक है। अब मैं सीधा आगे आ जाता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी ऑपरेशन, अगले पन्ने पे। ओके। इसमें क्या दिया है कि हमें ये जो रिकवरी का जो मास्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, रिकवरी का प्रोसीजर मास्टर का डिस्क्रिप्शन है, मास्टर का राइट है कि मेरे को कैसे रिकवर करना है नहीं करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। मास्टर का डिस्क्रिप्शन है, वो खतरा लेके उस आदमी को रिकवर कर रहा है, उसकी वजह से कोई और बड़ा खतरा तो उत्पन्न हो रहा, तो वो भी देखना है आपको। मास्टर का डिस्क्रिप्शन होता है, मास्टर की जुरिडिक्शन होती है, डिसीजन होता है, बरोबर, ठीक है। मान लो आपका आदमी अपने जहाज का नहीं, किसी और आदमी का है, आपको दरिया में कोई और आदमी फ्लोट करता दिख रहा है, और आप चाहते हैं उसको रिकवर करना, लेकिन आप अपने 10 आदमियों की जान तो खतरे में नहीं डालेंगे ना। तो आपको ये चीज देखते हुए उसका डिसीजन करना है। तो यानी कि ओवरऑल डिसीजन डिस्क्रिप्शन मास्टर का है कि मैं उसको रिकवर करूं नहीं करूं। बरोबर। ऑफ कोर्स अपने जहाज का आदमी है तो उसको तो आप रिकवर करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे को या किसी को भी एक की वजह से 10 आदमियों की जान खतरे में ना हो, डिस्क्रिप्शन वो होता है किस्म से, मतलब मास्टर का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ हम इसको करेंगे और कर सकते हैं। चैम्बर होता है ना, आग में अगर कोई एक आदमी फंसा हो तो 10 आदमी 50 आदमी क्यों मरे ना, तो उसको इन्फॉर्म करो, निकालने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर भी नहीं कुछ हो रहा, यूं थोड़ी है कि 10 के 10 आदमी भी मर जाओ, है ना। तो जितना कोशिश होता है मास्टर का डिसीजन बचाने का ही होता है, चाहे अपने जहाज का आदमी हो चाहे दूसरे जहाज का आदमी हो, बट कीपिंग इन माइंड दिस कि हमारा कोई ऐसा नुकसान ना हो कि उसकी कीमत हमें इतनी बड़ी चुकानी पड़े।
बरोबर, एक आदमी की जान से ज्यादा। हाँ, तो मास्टर फैसला लेता है। मोटा मोटी इसका कहने का मतलब ये है कि मास्टर का डिस्क्रिप्शन है कि क्या करना है, करना क्या है। ओके। ठीक है। हाँ, अभी क्या आता है आप जब पानी से उसको उठाते हो, किसी इक्विपमेंट की तरह से उठाते हो। इक्विपमेंट एक अनकन्वेंशनल वे होता है। जो इक्विपमेंट उसको उठाने के लिए नहीं बने, आप हो सकता है ऐसे इक्विपमेंट का भी यूज करते हो। बरोबर। ठीक है। अब मैं आगे आ जाता हूँ, नेसेसिटी प्लानिंग, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग। ठीक है। इसमें क्या दिया, आपके काम की चीज पढ़ रहा हूँ जो अपने कल से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है। ये लिखता है कि ड्यूरिंग वॉयज, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सेलिंग करके जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में सडनली अगर आपको कोई रिकवर अंगेज आदमी डिस्ट्रेस एट सी अगर कुछ हो जाता है, आप उसको रिकवर कर रहे हैं, ऑनबोर्ड कर रहे हैं, किसी फेलो अपने साथी दोस्त को या किसी पैसेंजर को आप रिकवर करना चाह रहे हैं, तो मतलब किसी जहाज ने कोई अबेंडन कर दिया, फ्लडिंग हो गया, किसी का कुछ हो गया और आपने देखा सब स्टाफ दरिया में कूदा हुआ है और आप सबको रिकवर करने जा रहे हैं। इसकी ये सब जरूरत होती है कि आप ऐसी स्थिति में किसी लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो जहाज किसी का डिस्ट्रेस में है या अपने ही आदमी कोई डिस्ट्रेस में आ गया, दरिया में गिर गया या किसी दूसरे जहाज का आ गया, तो इसकी जरूरत ये है, नेसेसिटी है ये, इसलिए आप करना चाहते हैं उसको, मदद मजबूरी में है। ठीक है। अब आगे सीधा आगे बढ़ता हूँ, रिकवरी ऑपरेशन फ्रॉम वाटर। ओके। और इससे थोड़ा एक ऊपर का पैरा है, इन मैनी एरिया, दुनिया में एक ऐसा सर्च एंड रेस्क्यू का एक टीम है जिसके थ्रू, जैसे हम लोग डीएससी कॉल में एक फीचर है सर्च एंड रेस्क्यू वाला, अगर कोई आदमी गिर जाता है तो उसका मैसेजेस आते हैं। ठीक है। हाँ। रेडियो, तो आप रेडियो के मेनू में जाके देखेंगे डिस्ट्रेस टाइप है कि वैसे कोई फ्लडिंग वाला है, क्या है, अर्जेंसी में है तो मैन ओवरबोर्ड वाला सिस्टम है। आपके जीपीएस में मैन ओवरबोर्ड का एक बटन होगा, अगर कहीं आदमी गिरा आपके जहाज का तो आप उसको दबा देते हैं ताकि उसकी पोजीशन एक लॉक होके स्टोर हो जाती है एक जगह। मालूम है ना, जीपीएस में होता है। एमओबी एमओबी का होता है। हाँ, एमओबी करके लिखा रहता है बटन। और सर्च एंड रेस्क्यू एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो हर कंट्री में, हर कोस्ट पे, मोस्टली कोस्टिस पे होती है, जैसे यहाँ मैंगलोर में है, मुंबई में है। तो अगर कोई ऐसा मैसेज, अगर कोई डीएससी से, किसी का एमएफएचएस से अर्जेंसी मैसेज, डिस्ट्रेस मैसेज जाता है, तो वो लोग भी फिर किसी वेसल को नॉमिनेट कर देते हैं। आपका क्रू नहीं है, किसी और का है, तो वो भी नॉमिनेट करते हैं कि अरे उस एरिया में ये हो रहा है, आपको मैसेज मिला नेटटेक्स में या कहीं और मिला, तो आप उसको रेस्क्यू करने चले जाते हैं। वो पैरे का मतलब ये है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, रिकवरी ऑपरेशन फ्रॉम वाटर। अब ये बोल रहा है कि जब आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, अभी अपने काम की बात आ रही है। ठीक है। ओके। जब हम ये रिकवरी ऑपरेशन कर रहे हो, तो जो नीचे जो रेफर, जो प्रोसीजर जो दिया गया है, ठीक है, और इसके एनेक्सर 2 में जो दिया गया है, उस चीज को एंटिसिपेट करना चाहिए, उन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए आपको, कंडीशन को जो नीचे दी गई है ना, उन कंडीशन को आपको मद्देनजर रखते हुए ही आपको विदाउट कॉजिंग अनड्यू हैजर्ड, जिसमें कि अनड्यू, बिना बात का खतरा मोल नहीं लेने का, टू द शिप एंड शिप क्रू टेकिंग इनटू अकाउंट। ठीक है। तो बिना बात अनड्यू हैजर्ड नहीं लेने का, लिमिटेड हैजर्ड खतरा आप ले सकते हो मोल। कहते हैं ना, खतरा मोल ले लिया यार, मैं उसको रिस्क्यू करने चला गया। तो आपको खतरा देख के लेना है कि जिस खतरे को मैं सहन कर सकूं, जिसके रिस्क को मैं कंट्रोल मेजर कुछ लगा सकूं। ठीक है, उसको कंट्रोल में रखता है रिकवरी ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है 1.0 में, मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ द शिप। शिप की जो मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी कि मूवमेंट ऑपरेशन, ये बड़े जहाज है, टग है, आप तो 360 डिग्री तक को घुमा सकते हो, साइडिंग जा सकते हो, है ना। तो आपको रिकवरी ऑपरेशन, जब कभी रिकवरी करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं मैन्यूवरेबिलिटी से कुछ कर सकता हूँ क्या आदमी को बचाने में मदद। ठीक है, पहला। फिर आपको उसमें मद्देनजर क्या क्या रखना है आदमी को रेस्क्यू करने के टाइम, समझे, जहन में अपने क्या क्या रखनी है बातें जब किसी को रेस्क्यू करना हो। एक तो मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ शिप को रखना है, भाई मैं इंजन को बंद कर दूं या इंजन को उसी साइड घुमाऊं जिस साइड आदमी गिरा है, तो शिप को उस साइड घुमा लूं। तो यानी कि मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ शिप को ध्यान में रखना है। अगर आप मूवमेंट में हो तो आपको लागू होगी कल के मामले में, ये नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ, अभी 2.0 पे आ जाओ, इसी में फ्री बोर्ड ऑफ द शिप। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेरे जहाज का फ्री बोर्ड कितना है। अब कल कोई आपको पूछे कि जहां से आप रिकवर करोगे फ्री बोर्ड वाटर से कितना है, ओके, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, हमारा 1.2 होगा टायर को पकड़। ओके,
ओके 1 मीटर से 1.2 मीटर समथिंग लग दैट, है ना। तो फ्री बोर्ड आपको ध्यान में रखना है जहां से आप रिकवर करोगे, क्या क्या चीज मद्देनजर रखनी है वो आपको पॉइंट है ये। तीसरा नंबर है कि आपको कैजुअलिटी, ये लिख रहा है पॉइंट ऑन द शिप, आपको शिप में ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां से आप उस कैजुअलिटी में भी रिकवर के, कहां से मैं उस बॉडी को उठाऊं, पॉइंट देखना है कि जहाज में किस जगह से उठाऊं मैं उसको। ओके ठीक है, पहले फ्री बोर्ड देखा, फिर फ्री बोर्ड देखने के बाद आपने पॉइंट चूज करना है, अभी मैं यहाँ बीच में से उठाऊं मिडशिप के, या आगे जाऊं या इस साइड आऊं, पॉइंट चूज करना है। ठीक है, ओके सिलेक्शन ओपन। फिर अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ इक्विपमेंट। आपके पास जो आपके इक्विपमेंट की जो लिमिटेशंस है रिकवरी में, जो आपके टूल काम आने वाले हैं, जैसे आपके पास बोरा है, रस्सी है, सेफ्टी हार्नेस आपके आदमी यूज करेंगे, आप कोई और आपके पास नेट से अगर आप यूज कर रहे हो, नेट डाल के उसको रोल ऑन कर रहे हो अपने ऊपर, तो यानी कि आपके जो इक्विपमेंट है उनकी लिमिटेशन है आपके पास, जो इक्विपमेंट है आदमी को रिकवर करने के, है ना, ठीक है लिमिट है ना उनकी, एक हद तक है वो भी आपके पास। ठीक है, तो आपको वो लिमिट का सामान दिया गया है, इससे इसमें भी आपको मद्देनजर रखना है कि मेरे पास क्या क्या सामान है रिकवर करने का। ठीक है, ओके आगे का पॉइंट आता है इसमें अवेलेबल क्रू एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपके पास जो क्रू हाजिर है रिकवर करने के लिए और उनके पास क्या क्या पीपी है वो ध्यान रखना है आपको, ओके उनके पास क्या क्या पीपी है, यानी कि आदमी को रिकवर करने जा रहे हैं तो जो रिकवर कर रही है जो टीम, उनके पास पीपी गियर भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो पीपी का ध्यान रखना है, यानी कि पीपी कोई मिस आउट ना हो किसी की भी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। विंड फोर्स डायरेक्शन एंड स्प्रे। विंड फोर्स यानी कि हवा किस दिशा में है, तो मैं उसको पोर्ट से रिकवर करूं या स्टार्बोर्ड से रिकवर करूं, या आपके हवा का डायरेक्शन क्या है, ये सबको स्प्रे यानी कि पानी किधर से मार रहा है वो सब आपको ध्यान में रखना है। ओके तभी आप आपको एंटिसिपेट कर रही है, ये चीज मद्देनजर रखते हुए आपको रिकवर करना है आदमी को। एंटिसिपेट का मतलब वो होता है, आवाज कम कर सकते हो बेटा। तो अगला पॉइंट आता है इसमें वेव की हाइट, अगर स्वेल है तो उसकी हाइट क्या है अप्रोक्स, आपको वो ध्यान में रखनी है। ओके दूसरा क्या है पीरियड ऑफ वेव, पीरियड ऑफ वेव यानी कि टाइड। ठीक है, ये अभी इधर से चलेगी, पीरियड क्या है इसका, इधर से इधर जा रही है, 1 मीटर उठ रहा है, इधर स्वेल आ रहा है, इधर डीप हो रहा है, अभी इधर चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, इधर नहीं होगा। स्वेल, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, अगर आप नेविगेशन कर रहे हैं तो आपको नेविगेशनल, अगर आप दरिया के बीच में हैं और आपने जहाज का इंजन बंद कर दिया किसी को रिकवर करने के चक्कर में, ऐसा ना हो कि आप खुद ग्राउंड हो जाएं कहीं रिकवर करने के चक्कर में, ऐसा ना हो आप कहीं कहीं चैनल से बाहर निकल जाएं, है ना, ऐसा ना हो कि कहीं कहीं किसी से आप भिड़ जाएं। तो नेविगेशन आपको ध्यान में रखना है। अभी आप तो कल की सिचुएशन में तो आप खुद एंकर पे हैं। ओके हाँ, तो ये पॉइंट हमारे 10 के 10 यहाँ पे आपको समझ में आ गए कि हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। और इनमें से ये ज्यादातर ये हाँ है ना सब, है ज्यादातर नहीं है ना उसमें। हाँ अभी आपका ज्यादातर हाँ ट्वेल्व का हो गया, फिर विंड का हो गया, करंट के हिसाब से हम फेंडर का मेंटेनेंस करेंगे फील्ड के हिसाब से ही। हाँ और का भी एक आता है हमारे में, एंकर पे है हम। हाँ ठीक है, तो आपको मोटा मोटी ये चीजें दिमाग में रखनी है, बस ये याद रखो आप, ये सबको समझ के ही हम आदमी को रिकवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द इम्पोर्टेंट पैरा है, ये बहुत जरूरी पैरा है। ये लिखता है कि एज फार एज प्रैक्टिकल यानी कि टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल रिकवरी प्रोसीजर शुड प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ पर्सन। जो रिकवरी ऑफ पर्सन जो करेंगे उनके पास में प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कि जहाज में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, किसी को पता होना चाहिए कहाँ है, ताकि वो लोग इसको कागज को ट्रेनिंग रखें, फैमिलाइज रहें। तभी तो अचानक कोई आदमी अगर कोई गिर गया तभी तो हम उसको रिकवर करेंगे, या हम पहले प्रोसीजर पढ़ने जाएंगे, पहले हम उसको रिकवर करेंगे ना। तो इसलिए प्रोसीजर बाद में नहीं पढ़ा जाता, प्रोसीजर पहले पढ़ा जाता है। सबको पता होना चाहिए प्रोसीजर क्या। हाँ, अब इस प्रोसीजर में क्या लिखता है कि प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ पर्सन इन हॉरिजॉन्टिकल और नियर हॉरिजॉन्टिकल। हॉरिजॉन्टिकल क्या होता है, लेटा हुआ स्ट्रक्चर,
हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि खड़ा हुआ मास्टर जी, खड़ा, जैसे मास्ट है, मास्ट खड़ा हुआ है ना, वर्टिकल। हाँ और अपना बुलवर्क जो है वो हॉरिजॉन्टल है। बरोबर। ठीक है। अभी अगर बुलवर्क से मैं नीचे की बात करूं, फ्री बोर्ड की शिप साइड की, वो तो वर्टिकल है, वो तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हाँ वो वर्टिकल है। वो वर्टिकल है। तो वो तो खड़ा है एकदम अगर आदमी को लिफ्ट करें हम। लेकिन सरफेस जहां हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। हम लोग बुलवर्क जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, हम वहां से उसको रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। किसी मास्ट जैसे डंडे पे बिठा के नहीं कर रहे, आप इसको ऐसा समझ के चलिए जैसे डेक का चेयर, यानी कि जैसे आपने उस दिन वो फेंडर का जो आपका आगे वो बना हुआ ना, नी पुशिंग नी, हाँ हाँ वो इस किस्म से डेक चेयर जैसा है ना, चेयर के जैसे है ना, वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ, वो टेबल के जी एक तरह का हाँ समझ लो, बेंच टेबल। हाँ, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में जो फ्री बोर्ड है वो तो आपका वर्टिकल पोर्शन रहेगा, लेकिन जब आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आप उसको चेयर जैसा पोर्शन दे रहे हैं, यानी कि आप उसको सिटिंग पोर्शन हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं। रिकवरी इन वर्टिकल पोजीशन शुड बी अवॉइडेड। वो लिख रहा है कि रिकवरी इन वर्टिकल वाले पोजीशन में कहीं पे भी जैसे आपने आदमी को उठा लिया शोल्डर से पकड़ के, तो उसको आपको सीधा खड़ा खड़ा नहीं लाना है। बरोबर। तो जैसे ही आपने ऊपर उसको ले लिया, फिर उसको लेटाई वाली पोजीशन में ले आइए आप। हाँ उसी तरह से हम उसको दिखाए तो वो उसी तरह से हुआ था ना, वो फेंडर पे हाँ उसको हाँ बैठा हाँ के हाँ फिर एक की तरफ और एक आगे पाँव की तरफ, उस तरह से फिर हाँ लेटा के लिए अंदर। हाँ हाँ। अभी अभी अपने को ये समझना है खाली कि हम इससे कहीं डिफरेंस तो नहीं है, हमें समझना है ये, हम इसी के आसपास ही हैं, चिंता मत करो। अभी ये लिख रहा है कि अगर कभी उसको खड़ा खड़ा ऐसा सीधा सीधा पकड़ के लाओ, तुम डेस्क पे ऐसा खड़ा खड़ा रखो, तो उससे उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके ठीक है। अब आगे लिखता है कि इल्यूमिनेशन, उस एरिया में लाइटिंग का प्रबंध अच्छा होना चाहिए जहां आप रिकवरी कर रहे हो। ठीक है। ओके। आगे है सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, तो लिखता है शुड बी कंडक्टेड पोजीशन क्लियर ऑफ शिप प्रोपेलर, पंखे से दूर होना चाहिए, शिप के प्रोपेलर से जहां आप ऑपरेशन कर रहे हो। ओके। ठीक। आगे लिख रहा है विद इन द शिप पैरेलल मिड बॉडी सेक्शन, जहां पे शिप की पैरेलल बॉडी हो, मिड सेक्शन हो, जहां पे ऐसे चढ़ाई वाला सरफेस ना हो। चढ़ाई समझ रहे हो, चढ़ाई, हाँ हाँ समझ गया, चढ़ाई हाइट वाला ज्यादा स्लोप था। हुई वाला, हाँ स्लोप ना हो ऐसा। तो जनरली मिड सेक्शन में जहाँ पे एक जैसा लेवल हो ऐसा, वहां पे आप उसको जहाँ पे आप उसको बिठा सके, आप वाली पोजीशन वो ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में उसको लाएंगे तो वहां ना पकड़ के उसको बिठाने की जगह है। और हाइट अगर आप चाहें तो हाइट वहाँ 1 मीटर 1.2 मीटर बोल रहे हो आप, कहीं और 1.2 मीटर से कम है जहाँ पे हम उसको लिफ्ट कर सकें। वो कम है, लेकिन वो पीछे अपना प्रोपेलर के बाजू में वो 1 मीटर हाँ, होगा उधर, नहीं है 0.2 का डिफरेंट आएगा। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा सेफ ये है क्योंकि आपको इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल रहा है उसको बिठाने के लिए। हाँ जी, ठीक है। उधर और फेंडर है। हाँ हाँ हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल रहा है, इसको लिफ्ट करते ही बिठाने के लिए, इसको वर्टिकल में नहीं ले सकते हम। वर्टिकल में जितना दरिया से उठाया उतना ही वर्टिकल में लेना है। इसको बिठा दिया, फिर हम इसको लेटा के ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाए। और अगर हम 0.2 के चक्कर में पीछे जाएंगे तो वहाँ पंखा आ जाएगा पास में, वो आ जाएगा, वो हो जाएगा, रिस्क हैजर्ड ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि फ्री बोर्ड और हाइट, कम हाइट वाला एरिया वही एक ही है जो वहां से उसको उठा सकते हैं। डायरेक्ट हम अगर बुलवर के पास से उठाते हैं तो वो एटलीस्ट वो आपका हो जाएगा 2.4 हाइट, रेलिंग को पकड़ के। हाँ, तो हाइट ज्यादा बढ़ जाता है क्या? हाँ, तो हम डायरेक्ट डेक से, मेन डेक से डायरेक्ट रेलिंग के बाद से उसको उठाएंगे तो वो 2.4 की हाइट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 1.4 टू 1.3 अपना बुलवर को रेलिंग को मिला के हाइट है। हाँ, बस बस आपको ये फिगर याद रहनी चाहिए, अप्रोक्स, नहीं हो तो नाप लेना, अंदाजा ले लेना लगभग, ताकि कोई पूछे भी तो बाद में आप बोल सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें पॉइंट में। ये आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है हमारा फंडा। ये लिख रहा है इफ कैरिड डेडिकेटेड रिकवरी इक्विपमेंट शुड बी क्लियर मार्क्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इट कैन एकोमोडेट बेस्ड ऑन दिस एंड दैट। ये यानी कि बोट से अगर आप रिकवरी कर रहे हैं ना, किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं, वर्क बोट से, रेस्क्यू बोट से, उसके लिए है कि आपकी बोट है और इट कैन एकोमोडेट सो मेनी पर्सन, एक आदमी
82 किलो का है तो कितने आदमी उसमें जा सकते हैं। तो ऐसा कोई अगर आपका साधन है जिससे आप रिकवरी कर रहे हैं तो उस पर आपको मार्क करना चाहिए। जैसे हम लोग वर्क बोर्ड पे मार्क रखते हैं ना, ओनली फॉर 4%, 6%, ये उसके लिए लाइन है, तो आप नीचे आ जाओ इससे। ओके क्योंकि हम तो ये 82 पॉइंट किलो पर पर्सन के हिसाब से एकोमोडेट करने वाला बोट के थ्रू तो हम कुछ कर नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट आदमी को उठाने वाले हैं। ठीक है। हाँ, हम तो कोई ऐसा रिकवरी का कोई साधन लेने वाले नहीं है जिसमें बोट लेके हमें दूर जानी पड़े, कितने आदमी उसमें आएंगे और एक आदमी का इतना वजन होना चाहिए, वो सब कहानी हमारे लागू नहीं होती, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट उठा रहे हैं, हम बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर, ये बोल रहा है कि द इंटीमेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकवरी पर्सन शुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ मास्टर। वही बात आ गई इसमें, ये हम ऊपर भी पढ़ा था क्या? हाँ वो वही बातें दी हुई है। हाँ, वही बात है। नीचे आ जाओ फिर, ड्यूटी ऑफ क्रू में आ जाओ आप सीधा। ये लिखता है कि क्रू की ड्यूटी में पर्टिकुलर पर्सनल ऑन बोर्ड रिकवरी प्रोसेस में मैनेज करना है उसको, जो जो डिफाइंड असाइंड जो ड्यूटी है ऑन बोर्ड, तो कौन क्या करेगा, हु विल रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी प्रोसेस, हु विल मैनेज द शिप इन मीन टाइम। यानी कि रिकवरी कर रहे हैं 3-4 आदमी मिलके, उस टाइम शिप का एंकर पे है तो उसको कौन देख रहा है, आजू बाजू कोई क्रॉस तो नहीं आ रहा है उसको कौन देख रहा है। तो यानी कि ड्यूटी सबको सबकी पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा क्रू इसमें जुट गया और पता लगा एंकर ड्रैग हो गया या हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे, पता लगा हम ग्राउंड हो गए। यानी कि हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी का रोल अदा करना है। ऐसा ना हो कि सब लोग एक ही काम में जुट जाएं और जिसकी वजह से कुछ और हादसा हो जाए। यानी कि सबको अपनी अपनी ड्यूटी, कौन क्या करेगा वो बटा होना चाहिए काम। इसका मतलब यही काम है, ये इसका मतलब यही है। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें सारा। आगे समझो, एंश्योरिंग कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेंस एंड स्टेबलाइजेशन। एंश्योर करो कि लोगों को इस बात की नॉलेज ट्रेनिंग है। जैसे वो बोल रहा है कि ड्रिल को जो क्रू की होनी चाहिए उसमें इंश्योर होना चाहिए कि क्रू कॉम्पिटेंट और फेमिलाइज है जहाज की प्लान से, प्रोसीजर से, और इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करने वाले हैं रिकवरी में, पानी से आदमी को उठाने वाले, उसके जो मेथड जो तरीका हम लोग मूसा जो कर रहा है, वो मेथड तरीका हमारे यहाँ पहले डिस्कस हो चुका है और हम लोग ड्रिल कर चुके हैं इस बारे में। सब क्रू को पता है कि आदमी अगर गिर गया तो ऐसे उठाना है हमें। ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइज, ये लिख रहा है कि ऐसी एक्सरसाइज ये सब होते रहनी चाहिए रूटीन में आदमी की, मैन ओवरबोर्ड की ड्रिलों में और रिकवरी ऑफ पर्सन फ्रॉम वाटर की ड्रिलों में। ऐसा लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि लोगों को क्लियर रहे कि अगर ऐसे आदमी गिर गया, पोर्ट में गिरा तो क्या करना है, स्टार्बोर्ड में गिरा तो क्या करना है, पीछे गिरा तो क्या करना है, उठाना है तो किधर से उठाना है, तरीके क्या क्या है, क्या सामान इस्तेमाल होगा, वो सब पहले से लोगों को प्रैक्टिस में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है इस पैरे का। ओके, बराबर। और उससे संबंधित हमारे यहाँ जहाज में क्या उसके डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हैं, वो कहाँ पे हैं भाई? शिपबोर्ड प्रोसीजर मैनुअल 10 में भी लिखा है, और इमरजेंसी कंटीजेंसी मैनुअल जो अभी हम ये पेज पढ़ रहे हैं इसमें भी ये सब दिया है। ये पता है लोगों को, भी एक कंटीजेंसी मैनुअल में दिया है, उसमें पूरा चिट्ठा लिखा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मुझबानी सारी चीज याद हो, बेसिक बेसिक जो मोटा मोटा जो तुम लोग जानते हो वो बहुत है। बस ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रोसीजर है और वो कंटीजेंसी मैनुअल में है। ठीक है, और वो हमने पढ़ा भी है और हमने ट्रेनिंग भी की है, इस पर ड्रिल भी की है, मास्टर ने भी कराई है और हमारा सेफ्टी मैनेजर ने भी कराई है। बरोबर, और वो पेज भी पढ़ा हमने साहब, सब पढ़ा है साहब, अभी भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है, कई बार मीटिंगों में भी पढ़ा है साहब ने, हमें बहुत। हाँ 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 हाँ। तो ये एक्चुअली मैनुअल के बाहर आप लोग सब साइन करते हो ना कि हमने पढ़ लिया और क्रू फेमिलाइजेशन में भी साइन लेते हो। तो क्रू को एटलीस्ट पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारी अंग्रेजी पता हो, बस ये तो पता होना चाहिए कि हाँ मेथड क्या है, तरीका क्या है, और इसका एक्चुअली में कंपनी में मेथड कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अगर मेरे को कोई शंका आएगी कभी ट्रेनिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान, तो मैं उसमें जाके पढ़ लूंगा भी ऐसा करना चाहिए, ताकि और मैं तैयार रहूंगा। कभी इमरजेंसी आई तो मैं पढ़ने थोड़ी जाऊंगा, मैं तो आज इसमें एक्शन में आऊंगा ना सीधा। तो पढ़ के रखना, समझ के रखना पहले होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सबको पता होना चाहिए, कुल मिला के ये। आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखता है कि शिप के जो लाइफ सेविंग के जो अप्लायंसेज और दूसरे जो इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होंगे ऐसे ऑपरेशन में, उनकी पहचान होनी चाहिए।
उसकी पहचान होनी चाहिए ओके कि जहाज में मेरे पास है क्या क्या। ठीक है, मेरे पास बरोबर जहाज में जो यूजफुल है, जो जिससे मैं आदमी को रिकवर कर सकूं, रस्सी है, गेंट लाइन है, ठीक है, हुक है, लाइफ बॉय है, लाइट वाला लाइफ बॉय किधर है, एसआई लाइट वाला किधर है, लाइन के साथ लाइट वाला किधर है, लाइन के साथ एमओबी मार्कर यूनिट किधर है, ऊपर है। अगर ऐसा आदमी गिरा तो मैं एमओबी मार्कर का यूनिट भी गिराऊंगा। अगर सेलिंग में अगर रात का टाइम है तो लाइट वाला भी गिराऊंगा, दिन का टाइम है तो रस्सी वाला गिराऊंगा ताकि वो पकड़ ले, या नियरेस्ट जो मेरे लाइफ बॉय मैं वो गिराऊंगा। लेकिन जब अगर हमने अपने ड्रिल का जो सीन क्रिएट किया, हमने किया कि हम लोग फेंडर पे जाके आदमी काम कर रहा है, तो इस केस में तो हम पहले ही तैयार हैं कि दिन का टाइम है और हम उसके लिए लाइफ बॉय हमने पहले ही स्टैंड बाय रखा है लाइन वाला। ओके ठीक है, तो इस केस में ये है। और अगर हम आगे पीछे होंगे, अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आया, अगर हमारा इधर वाला लाइफ बॉय नहीं दिखा, नियरेस्ट वाला मैं कोई भी लाइफ बॉय गिरा दूंगा। अगर किसी ने नीचे से नहीं गिराया लाइफ बॉय, किसी ने नहीं देखा और ब्रिज में से मैंने देख लिया, तो मैं एमओबी मार्कर वाला यूनिट वाला बोया गिरा दूंगा। हाँ बरोबर ठीक है, उस साइड वाला मैं वो खोल दूंगा सीधा, लाइट और स्मोक दोनों आएगा उससे। ठीक है, और मैं सेलिंग में हूँ जनरली, और नीचे कोई डेक पे कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई गिर गया आदमी, तो मैं फटाक से एमओबी वाला बोया गिरा दूंगा और जीपीएस में हाँ पोजीशन का वो लॉक कर दूंगा और जहाज का इंजन को स्टॉप कर लूंगा और उसी दिशा में जिस साइड गिरा, स्टार्बोर्ड में गिरा तो स्टार्बोर्ड में इंजन को टर्न करूंगा। फुल स्पीड नहीं होगा, आरपीएम रिड्यूस करूंगा, तुरंत उसको टर्न करूंगा, लेकिन आरपीएम रिड्यूस करके मैं उसको टर्न करूंगा। आपको इक्विपमेंट पता होना चाहिए। और इस केस में जो हम कल ड्रिल स्कीम दे रहे हैं, इसमें तो हमारा लाइफ बॉय ऑलरेडी स्टैंड बाय विद लाइन। ठीक है, हाँ अगर इनकेस ये नहीं होगा, डेक पे कोई और आदमी नहीं है, किसी ने देखा और ब्रिज में से देख लिया, जो नियरेस्ट है एमओबी मार्कर वाला बॉय ठक से गिरा देगा। अगर ऊपर तक जाने का टाइम नहीं है और आदमी गिर गया, तो मैं ऊपर जाने की वेट नहीं करूंगा, मैं पहले जो नियरेस्ट मेरे पास जो बॉय है मैं वो दरिया में उसकी तरफ मैं फेंक दूंगा। इस तरह मैं 50 सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर एमओबी मार्कर तक जाऊं, वो ठीक है, वो भी गिरूंगा, लेकिन पहले आदमी को इमीडिएट हेल्प के लिए मैं नजदीक वाला बॉय डाल दूंगा। बरोबर ये है ना, जब भी आप डीप लिसनिंग करेंगे ना, हाँ तभी किसी एक क्रू को क्वेश्चन कर लेने का। हाँ, नहीं मैं सबसे पहले नजदीक वाला बॉय डालूंगा। अभी मैं नजदीक वाला डालू नहीं, मेरे सामने बॉया रखा है, मैं वो डालू नहीं, क्योंकि एमओबी मार्कर यूनिट वाला बॉया डालना है। और मैं दौड़ता हूँ ऊपर जाऊं इतनी देर में तो आदमी पता नहीं कितनी दूर बह जाएगा। बरोबर तो जो मेरे बॉया पहले डाल नजदीक है मैं पहले उसको डालूंगा, भले बाद में मेरे को दूसरा बॉया आदमी डालना पड़े, वो बात अलग है। बोया डाल देने का और चिल्लाते रहने का, उस पर नजर रखने का। हाँ, उसको चिल्लाते रहने का, उस पर नजर रखने का, खुद वहां से उसकी नजर हटाने का नहीं। हाँ ठीक है, और चिल्लाने का और लोगों को बुलाने का। ठीक है, तो ये आगे आगे अब इसमें अगले में क्या आ गया, सुटेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर आइडेंटिफाइड इक्विपमेंट। जो जो आपने पहचान किया इक्विपमेंट, समाज और परिस्थिति, उसके हिसाब से अपने को एक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट ऐसा बोलता है। तो इसमें मैं अब आगे आता हूँ, एनेक्सर 1 में आता हूँ। इसमें एनेक्सर 1 का पोर्शन आप पहले कर चुके हो, 10 पॉइंट ये वही है। ओके बोर्ड प्रोसीजर मैनुअल में 14 में कुछ दिए, वही पॉइंट हैं। ठीक है, ये लिखता है अभी इसी में 10 पॉइंट के बाद मेजर्स टू बी टेकन, ये पॉइंट हम लोग ऊपर कर चुके हैं। पंखे से दूर रखना, लाइट होनी चाहिए, रिकवरी डेक चेयर हॉरिजॉन्टल वाला, ये हम कर चुके हैं, बराबर है। अब तुम छठे पन्ने पे आ जाओ, छठा पन्ना, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आ गए। हाँ बोला। देखो 6 में क्या लिखा है, ये एक जेनेरिक होता है, यानी कि बेसिक मदर टंग। ओके एक जेनेरिक जो पैदाइशी जो होता है ना, जैसे जेनेरिक एक सब में कुछ होने वाला, जेनेरिक रिस्क असेसमेंट विद कंट्रोल मेजर, एक ये पेज यहाँ पे दिया गया है बॉस, समझ में आया। तो इस रिस्क असेसमेंट में, और हमने जो रिस्क असेसमेंट बनाया है, इस रिस्क असेसमेंट का भी आप पेज को सिर्फ समझना है आपको, इसमें थोड़ा डिटेल ये दी गई है कि सिवियरिटी, लाइक्लीहुड और रिस्क फैक्टर, इसमें नया ये ऐड है जो हमारे रिस्क असेसमेंट में काम में नहीं है, हमारे हीरा में है ये चीज। क्या, जहाँ पे ये दिखा है ना, ये सिवियरिटी दिख रहा है, टेढ़ा लिखा हुआ है 4 1 4, हाँ पहले वाले पॉइंट, रिस्क लेवल ना। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ रिस्क लेवल वाले में ही। जैसे इसमें लिखा है सब टास्क, तो हमारे यहाँ पे लिख रहा है टेकिंग द शिप
क्लोजर टू सर्वाइवर्स में कॉज इंजरी, ठीक है। वो लिख रहा है कि अगर सर्वाइवर के पास मैं अपने जहाज को ले जाऊंगा तो वो खतरा है कि हो सकता है जो डूबा हुआ आदमी है उसको खतरा हो जाए, यानी कि ये किस्म से हैजर्ड है जो इसमें यहाँ पे सब टास्क के नाम से लिखा है। ओके। जो यहाँ पे एसोसिएटेड हैजर्ड लिखा है ना, इंजरी और ड्रॉनिंग, हाँ। एक किस्म से वो रिस्क है, हैजर्ड नहीं है, वो रिस्क है। ओके। ये गलत है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज, तुम कैसे इसको एक्सप्लेन हाँ। कर सकते हो कि जो यहाँ पे हैजर्ड में लिखी है ना, एसोसिएटेड हैजर्ड में क्या लिखा है यहाँ पे, इंजरी और ड्रॉनिंग। इंजरी और ड्वेलिंग, हाँ। ये हैजर्ड नहीं होता, ये रिस्क होता है। रिस्क में आ गए। ये यहाँ पे हैजर्ड में लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है यहाँ पे। बरोबर। वो ये सब इंजरी इंजरी और ड्वेलिंग है, ये पूरा हम लोग रिस्क में डाले हैं। वो पूरा हम लोग का जो बनाया है उसमें रिस्क में किए हैं। वो सही है, ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। ये भी मेरे बनाया है, वो भी हमारा बनाया हुआ है, ये जल्दबाजी में कॉपी किए हुए हैं। इसमें क्या है, इंजरी और ड्रॉनिंग हैजर्ड से पैदा होता हुआ रिस्क है। बरोबर। जो इसमें सब टास्क में लिखा है ना वो हैजर्ड है, जो इसमें यहाँ हैजर्ड में लिख दिया है वो रिस्क है। रिस्क क्या होता है, जैसे रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ डूबने का रिस्क, यानी कि ड्रॉनिंग का रिस्क। बरोबर। तो यानी कि रिजल्ट फ्रॉम हैजर्ड जो होता है ना वो रिस्क होता है। क्या होता है रिस्क? तो अभी नॉर्मली स्लिप हो गया, किधर पाँव फंस गया। इसकी परिभाषा समझो पहले मुसा। रिस्क क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम हैजर्ड इज अ रिस्क, रिजल्ट फ्रॉम हैजर्ड। बरोबर, रिजल्ट फ्रॉम हैजर्ड। हाँ, खतरे से जो उत्पन्न होता है वो रिस्क होता है। खतरे का जो परिणाम होगा, परिणाम, खतरे का जो परिणाम होगा, परिणाम, वो खतरा, वो रिस्क होता है। खतरे का जो रिजल्ट है वो रिस्क। खतरे से जो हो सकता है वो रिस्क होता है। जैसे अभी तुम आग बुझाने गया, तो आग बुझाने में क्या खतरा है, आग खतरा है, रास्ता खतरा है, उसका रिस्क क्या है? रिस्क है आग भड़कने का, रिस्क है मर जाने का, रिस्क है जल जाने का, रिस्क है एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो जाने का। तो रिजल्ट, जो खतरे से जो रिजल्ट उत्पन्न होता है वो रिस्क होता है। यहाँ पे जो हैजर्ड लिखा है ये हैजर्ड है, ये रिस्क नहीं है, ये गलत। यहाँ पे ये हैजर्ड लिखा है, हाँ। ये जहाँ हैजर्ड की लाइन में जो चीज लिख दिया है एक्चुअली ये रिस्क है, और जो सब टास्क में लिखा है वो हैजर्ड है। बरोबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, रिजल्ट फ्रॉम, खतरे से जो रिजल्ट होगा, परिणाम जो हो सकता है, चांसेस हैं जिसके, उसको रिस्क बोलते हैं। अभी तुम बिजली पे जो काम कर रहा है, बिजली एक खुद खतरा है, बराबर है, बिजली एक खुद खतरा है, पावर। अब उससे, अरे बोला बिजली पे काम कर रहा है यार, करंट लगने का रिस्क है यार, बोलते हैं ना अपन। बिजली पे काम कर रहा है तो बोलते हैं यार बिजली पे काम कर रहा है, काय का रिस्क है, क्यों रिस्क उठा रहा है, यानी कि रिस्क किस चीज का उठा रहा है, करंट खाने का, करंट लगने का रिस्क उठा रहे हो ना। कहीं हाइट में काम कर रहा है, गिरने का खतरा है। हाँ, गिरने का रिस्क है, गिरने का खतरा नहीं बोलते, गिरने का रिस्क है, हाइट खतरा है। बरोबर, हाइट खतरा है, शार्प ऑब्जेक्ट खतरा है, आग खतरा है, करंट खतरा है। अभी करंट से काय का रिस्क है, शॉक लगने का, झटका लगने का, मर जाने का। हाइट से काय का रिस्क है, हाइट एक खतरा है, हैजर्ड है, उस हैजर्ड से काय का रिस्क है, हाइट से गिर जाने का रिस्क है, डरने का रिस्क है, डर जाएगा, घबराने का रिस्क है, हार्ट अटैक होने का रिस्क है। ठीक है, यानी कि जो उससे रिजल्ट होता है वो रिस्क होता है। आप गूगल में भी डेफिनेशन देखोगे आपको यही मिलेगी। ओके, अब इसमें आगे क्या दिया है, रिस्क का लेवल दिया है, सीवियरिटी। सीवियरिटी का मतलब होता है कि अगर आपका ये रिस्क और हैजर्ड रिलीज हो गया, मान लो इंजरी हो गई, ड्रॉनिंग हो गया, डूब गया, तो उसका कितना सीवियर होगा, कितना सीरियस होगा। इसमें चार यानी कि बहुत सीरियस हो जाएगा, आदमी इंजर हो गया तो मर भी सकता है। तो उसको 1 से 5 की सीरीज में इसमें
इसमें 4 ले लिया है, ठीक है। और लाइकलीहुड का मतलब होता है, मैं तुम्हें हिंदी में समझा रहा हूँ सबको, लाइकलीहुड का मतलब होता है कि ऐसी होने की कितनी संभावना है। ओके, लाइकलीहुड है यानी कि संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी। बरोबर। तो दूसरी इसमें भाषा, एक दी। ये लाइकलीहुड के 3 वर्ड होते हैं, लाइकलीहुड बोलो या पॉसिबिलिटी बोलो या प्रोबेबिलिटी बोलो। ओके, लाइकलीहुड के 3 शब्द बनते हैं, एक तो लाइकलीहुड, एक होता है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। अगर हिंदी में मैं कहूँ संभावना। संभावना। हाँ, सीवियरिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो कितना लेवल तक सीरियस जा सकता है। एक तो होता है उंगली में खरोंच आके छूट सकता है, एक होता है उंगली टूट के छूट सकता है, एक होता है कि नहीं हड्डी पतली उसकी तो बाजू टूट जाएगी, एक होता है उसकी बाजू कटवानी पड़ेगी, कट गई, एक होता है सीवियरिटी मर जाएगा आदमी। तो अब आप इसको लेवल समझो। बरोबर, वो तो सिवियरिटी का वो लेवल डाल दिया है। हाँ हाँ, सीवियरिटी यानी कि ये अगर हो गया खतरा तो कितना सीरियस जा सकता है। एक तो छोटा मोटा सीरियस हो सकता है, कुछ नहीं पट्टी वट्टी मरहम करके छूट जाएगा, तो उसकी सीवियरिटी लो है, यानी कि 1 नंबर सीवियरिटी रखो। समझ रहे हो आप? बरोबर। अगर आपको लग रहा है नहीं इसमें तो पूरा लाइफ टाइम इसकी बाजू हाथ पैर कुछ कर सकता है, तो सीवियरिटी उसकी आप हायर रखो। यानी कि अगर आपको मैं फिगर दूं 1 से 3 तक आपको कुछ मार्किंग करना है ऐसा, तो आप कहोगे यार इसको तो मैं 3 पे मार्क करूंगा यार, अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत खतरनाक चीज है, इसको मैं हायर पे रखूंगा 3 नंबर, डेंजरस है साला, बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, सीरियस मामला। और लाइकलीहुड होता है ऐसे होने की कितनी संभावना है तुम्हारे ऑपरेशन में, आज तक ऐसा कभी हुआ है, तो वो लाइकलीहुड होता है। नहीं बहुत कम संभावना है, तो उसको मैं 1 रखता हूँ नंबर। लाइकलीहुड। समझे ना अभी आप? समझ रहे हैं? हाँ, और इन दोनों को गुणा करके ना, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करके वो सामने रिस्क फैक्टर बना है। देख रहे हैं आप आगे, रिस्क L इंटू एच। हाँ, उसको गुना गुना किया, गुना मल्टीप्लाई किया है उसको, 4 एकम 4 यानी कि 4 आ गया। अगर आप दूसरे पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में देखो, वो 4 और 2 है, सीवियरिटी 4 ले लिया है, अभी बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। और लाइकलीहुड लिया है 2, यानी कि चांसेस हैं होने के, संभावना है, 1 से थोड़ा ऊपर ले लिया है संभावना, ठीक है। और तो उसका रिस्क फैक्टर देखो 8 आ गया, 8 यानी कि 4 गुना 2 8 आ गया, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 बराबर है। तो अगर उसका रिस्क, हाँ रिस्क फैक्टर अगर बोले तो ऐसे होता है भी, एक तो सीरियसनेस कितना है, बहुत हाई है। अगर मैं आपको 1 से 5 तक का नंबर दूं भी, आप 1 से लेके 5 तक में चूज करो कि आपको ये काम कितना सीरियस लगता है। तो 1 तो सबसे कम, 2 से ज्यादा, 3 नंबर से ज्यादा, 4 नंबर से ज्यादा, 5 नंबर और 4 नंबर यानी कि आप सबसे ज्यादा, यानी कि आदमी को मारने तक का संभावना आपको सीरियस लग रहा है कि इसमें आदमी मर भी सकता है, ठीक है। यानी कि इसके लिए वो हाँ, तो 8 तक दिया है, तो यानी बहुत ज्यादा है। हाँ, यानी कि बहुत बड़ा खतरा है। और लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना कितनी है ऐसा होने की। भाई हम तो करते रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, और आज तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं इसको 1 से 5 के बीच में कहूँगा, अरे बहुत कम संभावना है यार, हम बहुत बारी कर चुके हैं और आपका लोग एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड है, तो इसको हम 1 या 2 में रख लेते हैं। बहुत कम संभावना है, अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम संभावना रखते हैं इसकी, बहुत कम चांस है यार ऐसा होगा मेरे ऑपरेशन में, ठीक है। ऐसा आज तक 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मैं इसकी बहुत कम संभावना रखता हूँ। मुझे कुछ तो फिगर रखनी है तो 1 रख लेता हूँ, ठीक है। तो सीरियसनेस और लाइकलीहुड को, संभावना को ऐसे रखते हैं, तो सीवियरिटी और लाइकलीहुड यानी कि पॉसिबिलिटी, चांसेस कितना है, और इन दोनों को गुना कर देते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं रिस्क का फैक्टर, रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें आपको मेरे को समझाने का यही मतलब था। और इसमें आगे कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड दिया है। अगर वो बोलता है कि अगर सर्वाइवर के पास अगर आप शिप लेके जाते हो, इसमें कागज में लिखा है कि कीप सर्वाइवर वेल क्लियर फ्रॉम द शिप का साइड से, लोअर रेस्क्यू बोट एंड प्रोसीड फॉर रेस्क्यू। यानी कि जो उसको काबू करने के जो तरीके जो हमने अपने रिस्क असेसमेंट में लगाए हैं ना मुसा, जो कंट्रोल मेजर, यानी कि जो पहले आपका यहाँ पे सब टास्क में जो दिया है, यानी कि वो हैजर्ड है, जो सब टास्क लिखा है ना इस कागज में, वो हैजर्ड है आपका। जो इस कागज में जो हैजर्ड लिखा है वो आपका रिस्क है, बरोबर। यानी कि वो खाली ऊपर वाला ही आपका जो है ना, वो इधर उधर हो गया है। हाँ वो इधर उधर हो गया, आप उस पर मत जाइए। हमने जो रिस्क असेसमेंट का जो हमने पर्चा बनाया, दैट इज वेल गुड फर्निश्ड, डोंट वरी।
ओके बस उसमें एक ही बात का मिसिंग है कि हमने उसमें सीवियरिटी और ये लाइकलीहुड वाला जो टेबल है ना, हमने ये नहीं डाला, क्योंकि ये हमारा हीरा में और इसमें रहता है, रिस्क असेसमेंट में इसका जो पेज है हमारा, हम उसमें उसको सीवियरिटी और ये जब हम हीरा में जब इस चीज को डालते हैं तब हम उस चीज का आंकलन करके डालते हैं, रिव्यू करके 6 महीने में एक बार। बरोबर ओके और वो आंकलन करके हम लोग हीरा को अपडेट करते हैं और हमारा सेफ्टी वाले को, रीजन वाले को भेजते हैं, वो उन लोगों को जो फिर करेक्शन लगती है वो ठीक करते हैं। ओके ये नया हीरा हम लोगों के लिए भेज देते हैं। ओके ठीक है, तो सीवियरिटी और लाइकलीहुड वो हमारे ऑपरेशन के और इसमें ये हीरा में बैठ के हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसमें आ जाता है। रिस्क असेसमेंट के दौरान तो हम लोगों को खतरा बताते हैं, रिस्क बताते हैं और लोगों से पूछते भी हैं खतरा क्या है, यानी कि हैजर्ड क्या है और उसके रिस्क क्या क्या हैं। जो नहीं बता पा रहा हम उसको हम खुद बताते हैं और उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या है हम क्रू से भी पूछते हैं, और अगर कोई नहीं बता पा रहा तो हम उसको बताते हैं कि इसके काबू करने के कंट्रोल ये तरीके हैं भाई, है ना। ओके तो मोटा मोटी खतरों की पहचान और उस खतरों से क्या परिणाम होगा यानी कि रिस्क, और उसको कैसे काबू करना है, ये 3 चीजें हमारे रिस्क असेसमेंट में जो हमने किया हुआ है ये उसमें हमारे आ गई हैं। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसको हम फटाफट अभी आगे मैं पढ़ता हूँ। बेसिकली आपको समझाने का मतलब था ये टेबल। अब इसमें आगे इसने अगला खतरा लिया है कि गेटिंग इंटेंगल रेस्क्यू बोट प्रोपेलर। बोलता है कि जो प्रोपेलर का रेस्क्यू बोट है वो उसको एंटेंगल हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा। तो हम तो रेस्क्यू बोट ले नहीं रहे और हमारे प्रोपेलर का में ना जाए आदमी और उसको ना जाए किसी चीज में एंटेंगल ना हो, हमने हमारे रिस्क असेसमेंट में ले लिया मौजूदा जो सीन हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से। बरोबर बराबर है मुझे? कोई डाउट है? इसको NWTO भी सुन रहा है? सब लोग सुन रहा है ना? हाँ, अगर कोई डाउट है तो बीच में बोलना। ओके, अब मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। ये बोल रहा है आगे, कागज बोल रहा है आगे, लिफ्टिंग ऑफ पर्सनल फ्रॉम वाटर। ये बोलता है कि वो टास्क है, बराबर है, वो टास्क है। और लिफ्टिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम वाटर ये किस्म का खतरा भी है और उससे रिस्क वो इंजरी और ड्राउनिंग इसमें तो लिखा है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखता है कि लिफ्टिंग डिवाइसेस रिग्ड ऑन दिस क्लियर हैजर्ड फलाना डिमका द लोअर, कंट्रोल पढ़ रहा हूँ उसी का। द लोअर एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट इज टू बी इक्विप्ड लिस्ट एटलीस्ट, ये सब हम कर चुके हैं हमारे कंट्रोल मेजर में। सुपरविजन, रेस्क्यू बोट है ना, मॉनिटरिंग और ये सब हम कर चुके हैं ना उसमें। हार्म दोज रिकवर्ड, स्विमिंग से बचाना बॉय को, और ये सब हम कर चुके हैं, ये हमारा उसमें कवर हो चुका है। ठीक है, अभी चौथे नंबर पे आता हूँ मैं, इंजरी टू क्रू ड्यूरिंग लोअरिंग ऑफ रेस्क्यू बोट। तो ये हमारे में आता नहीं है ड्यूरिंग लोअरिंग ऑफ रेस्क्यू बोट। ओके हम रेस्क्यू बोट नहीं लोअर कर रहे हैं। हम लोग इसमें ये समझ सकते हैं कि इंजरी हो सकती है जब हम कैजुअलिटी को, अनकॉन्शियस को हम पानी से ऊपर उठाएं तब हो सकता है। तो उसका हमने कंसिडर किया है कि हम उसको एक बारी पर्चे को हम अभी के बाद हम कल सुबह फिर आधा घंटा बैठेंगे, सिर्फ अपने रिस्क असेसमेंट को एक बारी पढ़ेंगे, कुछ उसमें 19-21 वर्ड इधर उधर करना हुआ तो हम वो कर लेंगे। ठीक है, 30 मिनट का काम है रिस्क असेसमेंट को, बाकी कुछ नहीं करना उसमें, फाइन फिनिश करना है का काम होगा। अभी की मीटिंग के बाद कल कर लेंगे उसको पहले। अच्छा, आगे क्या है इसमें, इंजरी, हाँ, इंजरी टू सर्वाइवर वाइल थ्रोइंग लाइफ बॉय। वो बोलता है जो सर्वाइवर पानी में डूबा हुआ है, तुमने लाइफ बॉय अगर उसी के सर पे फेंक दिया तो उसको इंजरी हो सकती है। ओके ये हमारे में लागू होता है, हमारे में लागू होता है ये, लेकिन हम उसके ऊपर फेंकेंगे नहीं, हम तो उसके ऊपर ऐसा ही करंट से भेज दे रहे हैं ना। हाँ, आप तो लाइन से वैसे ही पास करके रख रहे हो ना उसमें। ठीक है, इसलिए हम आप ऐसे, करंट, हाँ, मंकी फिश की तरह है, आप बॉल की तरह ऐसे बॉय को नहीं फेंक रहे ना, बरोबर, तो आदमी को वो नहीं हिट फेंक कर रहे। जाए दरिया। हाँ, तो ये हमारे यहाँ लागू नहीं होता। आगे आ जाओ, सेफ डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड रेस्क्यू बोट, यानी कि सेफ डिस्टेंस तो रहता ही है ताकि हम लोग वो डंडे से हम हुक से उसको दूर रखते हैं। सिर्फ साइड में आपने मास्टर जी वो पॉइंट ऐड किया था कि सी ग्रोथ उसको लग जाएगी, खरोंच आ जाएगी, वो आ जाएगी, तो हम उसको सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं शिप बॉडी से, वेसल की बॉडी से, ताकि उसको सी ग्रोथ या वगैरह ऐसा कुछ ना, घर्षित ना लगे, कुछ ऐसा ब्रूसेस ना हो, कुछ स्क्रैच ना आ जाए बेचारे को, कुछ नुकसान ना हो जाए, सिर वगैरह कुछ बज ना जाए उसका, कुछ और हाथ पाँव ना बच जाए, है ना। तो सेफ डिस्टेंस फ्रॉम शिप्स बॉडी, यहाँ पर रेस्क्यू बोट के बजाय शिप्स बॉडी और पंखे से हम उसको दूर रख रहे हैं। ठीक है, बरोबर तो आगे आते हैं,
ये लिख रहा है रिस्क्यू बोट हैंगिंग ऑन शिप साइड ड्यूरिंग हाई सीज, ये भी हमारे यहाँ लागू नहीं होता। हमने लेकिन हाई सीज और हमने बैड वेदर को कंसिडर किया है, वेव्स को कंसिडर किया है हमारे रिस्क असेसमेंट में, स्वेल को हमने कंसिडर किया है हमारे रिस्क असेसमेंट में। बैड वेदर, डार्क, ये सब चीजें हमने हैजर्ड में, हमने दुनिया भर के हैजर्ड लिए हैं, बराबर है, उतने इसमें है भी नहीं है। ओके, हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं यार, उलट पलट है इसमें। ठीक है, बराबर। हमारे वाला इससे लाख बेहतर है। तो अब मैं अगले पन्ने पे आ जाता हूँ। ये एसपीएम 14 का डिस्क्राइब प्रोजेक्ट दे रहा है। हाँ, ये बोल रहा है प्लानिंग। अभी अगले पन्ने पे आ जाओ, पेज नंबर 8 पे, शॉर्ट में फटाफट इसको फिनिश करते हैं। इसके ऊपर के पॉइंट नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा 1.0 पे आ रहा हूँ। ये बोल रहा है कि करंट सी कंडीशन देखनी है, ड्यूटी डिवीजन करना है, लोगों के बीच में ड्यूटी को बांट देना है, और कैसे प्रोसीड करना है आपको आदमियों को बचाने के लिए। चौथा 5वें पॉइंट में बोल रहा है कि असिस्टेंस जो है लोगों को प्रिपरेशन प्रायर टू रिकवरी के, आपको आपने लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है जो प्रिपरेशन करने से पहले, रिकवरी की प्रिपरेशन करने से पहले। तो बोल रहा है रिकवरी ऑपरेशन जो आपका एम्बार्केशन पॉइंट जो है रीजन वो सिलेक्टेड होना चाहिए, जगह पे होना चाहिए, कहाँ है रीजन कोई सिलेक्ट होना चाहिए एरिया। फिर बोल रहा है कि जिधर से आप आदमियों को लाओगे वो जगह डिसाइड हो। फिर बोल रहा है कि शेल्टर होना चाहिए, जहाँ आदमी को लाओगे वहाँ से आप किनारा भेजोगे या उसको मेडिकल फर्स्ट एड दोगे, उसको आपका वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है पहले कि कहाँ पे लटाओगे, कहाँ क्या करोगे, है ना। ठीक है। फिर बोल रहा है कि स्टैंडिंग पर्सन जितने भी हैं, स्टैंडिंग बाय व्हेन पर्सन कैनॉट बी रिकवर्ड, अगर पर्सन रिकवर नहीं हो पा रहा तो आप उसको स्टैंड बाय तो रहेंगे, आप उसको अगर आप रिकवर नहीं कर पाए तो आप उसको वॉच तो रखेंगे जितना पॉसिबल। बैड वेदर का सिचुएशन अगर ऐसा कुछ आप अप्रोच नहीं कर पा रहे यार, ये सब काम है। अब मैं आगे पे आ जाता हूँ, वो सब हम कर चुके हैं, रिस्क असेसमेंट में हम इससे भी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। बराबर। प्रिपरेशन प्रायर टू रिकवरी, ये बोलता है कि तैयारी क्या होनी चाहिए रिकवरी से पहले। बोला लाइफ, वो हम पहले बात कर चुके हैं सब। लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, थ्रोइंग लाइफ बोया, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू बोट, फर्स्ट एड किट, ये सब आपकी प्रिपरेशन तैयारी में होना चाहिए, माल मसाला। ठीक है, फिर डिटेक्शन है वो हम लोग जब आदमी गिरता है ना उस टाइम पे हम मंगा सकते हैं। हाँ हाँ, आगे लिख रहा है कि रेट्रोफ्लेक्टर मटेरियल, लाइफ जैकेट, लाइट वगैरह ये सब होने चाहिए। ठीक है, हमारी वर्क वेस्ट में रेट्रोफ्लेक्टर टेप लगी है, विसल भी है उसमें, विसल भी होनी चाहिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन एमएफ एचएफ रेडियो टेलीफोन हमारी टीम के साथ नीचे जो होगा और ब्रिज वाले के साथ जो भी है, ये बड़े जहाज का थोड़ा मद्देनजर रखा है। और आउट एट सी में अगर आदमी हो, सीरियस में कोई इंसिडेंट हो जाए, उन पॉइंटों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और अगर रात बरात का टाइम है तो आपके आरडीएस लैंप है, जैसे अगर 4 बजे हैं, शाम के 5 बजे अगर हमारी ट्रेन खत्म होती है तो आपने आपका आरडीएस लैंप, सर्च लाइट भी रेडी है। अगर अंधेरा हो गया और हम इसको रिकवर नहीं कर पाए तो आपकी कल की ड्रिल में आप ये भी मद्देनजर रखेंगे, अगर टाइम है तो सर्च लाइट और हमारे ये भी रेडी है। अगर डार्क हुआ तो हम ये बाद में पॉइंट ऐड कर देंगे, मैं पॉइंट ऐड करा दूंगा कि अगर डार्क होता है तो हमारे ये प्रोविजन भी मास्टर ने रेडी करके रखे हैं। क्या? सर्च लाइट, हमारा आल्डिस लैंप सर्च लाइट, आल्डिस लैंप ये हमारे रेडी है। ठीक है, अगर रात हो जाती है हमें रिकवर करते करते तो हमारे वो काम आ सकते, तो हमारे वो भी काम आ सकते हैं, बैकअप में हमारे वो तैयारी है। ठीक है, मेडिकल के लिए स्ट्रेचर और ब्लैंकेट टावल शावल और ये सब आपने किया भी था, है ना। जब आप आदमी को ऑन बोर्ड लाते हो, लिखा ब्रिंगिंग द पर्सन ओवरबोर्ड टू द साइड ऑफ द शिप, तो आप उसको ओवरबोर्ड लेके आते हो। मैन्यूवरेबिलिटी शिप की क्या है, मोमेंटम क्या चल रहा है उसके लिए, आपकी तो मैन्यूवरेबिलिटी कुछ रहेगी नहीं, लेकिन आप विंड को ध्यान में रखते आप उसको उठा रहे हैं। लो स्पीड अप्रोचिंग टू द टारगेट, ये आपको लागू नहीं होता, ये आपको पता भी है, हम लोग उस दिन डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आदमी जिस दिशा में गिरे तो उसी दिशा में आपको टर्न लेना होता है, लो मैन्यूवरेबिलिटी के साथ में, और पंखे को दूर रखते हैं, यानी कि अगर पोर्ट में गिरा है तो पोर्ट साइड में आपको टर्न लेना है स्टीयरिंग, ताकि पंखा अपोजिट में चला जाए, ये वो सब है लो स्पीड में। बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस अप्रोच, तो आप ये करने वाले नहीं है। आगे आते डिलेड इन एक्शन, रिपोर्टेड ब्रिज में रहे और आई विटनेस कोई ना कोई रहे, अगर डिले हो रहा है उसको रिकवरी करने में, कोई ना कोई आई विटनेस उसका बना रहे, तो ब्रिज बाय आई विटनेस एक्शन इनिशिएटिंग बाय द समवन डिले,
क्या डिले हो रहा है, ताकि ब्रिज से कोई ना कोई उसको विटनेस भी करता रहे। भी नीचे ऑपरेशन अगर कर रहे हैं लोग, तो ब्रिज से कोई ना कोई उसको देख रहा है कि क्यों डिले हो रहा है, क्या डिले हो रहा है। अगर कोई डिले हो रहा है तो ब्रिज कैन आस्क देम क्या डिले है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प चाहिए, बोलो ना। तो हम दूसरा आदमी मैन पावर लगाएगा, सोर्स करेगा। तो एक किस्म से बिल्ड से भी डिले अगर एक्शन कुछ हो रहा है वो भी मॉनिटर किया जा रहा है और उसका रीजन और उसको सोल्यूशन किया जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है। आगे बढ़ूँ, मुझे लगता है कि अगर आदमी गिर गया तो लुकआउट के अरेंजमेंट होने चाहिए, यानी कि उसको देखता रहे आदमी कहाँ की दिशा में गिरा। आप बाइनोकुलर लेके ये और वो सब देखता रहे, अगर आप टच चाहिए, ये सब बातें आपको पता है। मैं फिर भी एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि अगर दरिया में गिरा तो उससे नजर नहीं हटाने का, बाइनोकुलर रखने का, लाइटिंग रखने का, सबको इन्फॉर्म करने का, चिल्लाने का, है ना, ये वो सब कहानी है। ठीक है। और टारगेट कहीं क्रैश ना हो जाए, लोकेशन उसकी ध्यान रखने का, डिस्ट्रेस में है तो उसकी रिपोर्ट रखने का, मार्किंग करने का पोजीशन, ये सारी कहानी वो है। समझ में आया मासी जी? हाँ समझ गया। और लाइव बोया नोट, हाँ लाइव बोया आदमी के सर पे नहीं फेंकने का, ऐसा वो सारी वो कहानी लिखी है। अगर उसको मोटा मोटी अगर आप पढ़ते जाओगे तो ये सब बातें हम सारी डिस्कस करते क्या करते, मेड फास्ट राफ्ट बोया, उसको बांधो, ये करो वो करो, स्ट्रीमिंग स्टैंड करो, ऐसा करो। प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर हम इंजन यूज कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4.0 में, अटेंशन करो उसका। अगर कोई डूब रहा है, अगर कोई दूर है, लाइव बोया फेंको, ताकि बोया आप उसके पास से पास फेंक सको, बिना मारे फेंक सको। नाइट का टाइम है तो लाइट लगा सको, मैनवरिंग आप उस हिसाब से करोगे, आदमी को बचाते हुए करोगे। ये सब है काम। अब आगे आता हूँ मैं। मास्टर का ही रिस्क्यू बोट अगर उतारना है क्या है, वो सब आपके पास प्रोविजन है। अगर रिस्क्यू बोट उतारना है तो हमें यहाँ जरूरत नहीं है गेटिंग अब पर्सन ऑन बोर्ड। जब आदमी को ऑन बोर्ड ले लेते हो, वेदर किसी कंडीशन देखते हो, आप रिकवरी ऑफ शिप देखते, कैपेबिलिटी देखिए, ये सारी कहानी वही है बेसिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं। शेल्टर ये वही वापस वही चीजें आ रही हैं, डबलिंग कुछ हो। नीचे एक पेज नंबर 12 में आ जाओ, सीधा चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला में आ जाओ। 12 में ड्यूटी काम की चीज मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। 12 नंबर में आ गए। हाँ देखो, इसमें मास्टर है, ब्रिज सीन इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज, मैन्यूवरिंग का करने का, और एक्सटर्नल यानी कि थर्ड पार्टी को आप बोलते हैं। आपने कंट्रोल को बोला, अगल बगल वैसल कोई आ रहा है उसको बोला, आपने कंपनी को बोल दिया, ये सब यानी कि ब्रिज से सीन जो है मास्टर ये सब कंट्रोल करता है। चीफ ऑफिसर जो है रिकवरी के सीन पे होता है, वो कमांडिंग इंचार्ज होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है रिकवरी को कि ये दाएं खड़ा होगा, तू ला, ये ला। अगर कुछ 19-21 हो रहा है या डिक्टम किसी को गाइड करना है और ब्रिज में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वो एक रिकवरी के सीन पे कमांडिंग इंचार्ज होता है। सो ही मैनेज द पीपल के पर्सन एक्स क्या करेगा, पर्सन बी क्या करेगा, और बेल्ट किधर बांधना है, अगर कुछ 19-21 हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अंडर हिज गाइडेंस, अंडर हिज कमांड वो सब होता है। ब्रिज से ओवरऑल मास्टर करता है, लेकिन साइट पे चीफ ऑफिसर करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है सभी लोगों की ड्यूटीज को, ताकि डिले ना हो और अच्छा रिस्पॉन्स हो और किसी को कोई इंजरी ना हो और कोई नुकसान ना हो। ये चीज कोई अनसेफ एक्ट ना हो एक आदमी को रिकवर करने के चक्कर में। जैसे हम लोग बोले कि बुलवर्क पे आदमी उस साइड क्रॉस कर गया और उसने अपनी सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाया या कुछ और वर्क वेस्ट नहीं डाला या कुछ और, ऐसा अनसेफ एक्ट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल कमांडिंग इंचार्ज हैज टू एंश्योर दिस कि ऐसा कुछ एक्टिविटी ना हो जिससे रेस्क्यू करने वाला ही खुद खतरे में आ जाए। ठीक है, तो बचाने गए एक और गिर गए 2 आदमी और। ठीक है, आगे क्या है, हैंडलर ब्रिज में। हैंडलर तो यहाँ पे मास्टर मूसा ही ऑल इन ऑल है, वही सब मैनेजमेंट और ये सब कम्युनिकेशन आप ही ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे आ जाता हूँ। मास्टर को ड्यूटी और चीफ ऑफिसर को ड्यूटी वेल क्लियर है, कुड नॉट डाउट अबाउट इट। अब मैं आता हूँ रेटिंग वाले पे। चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द लाइफ बोट, ये बोट वाला मैटर है। अब इसमें हम लोग डेकोरेटिंग रिकवरी सीन, डेकोरेटिंग सीमेन 1 और 2, 3 में आप समझ लो हमारा टंडेल जाड़िया वाला, पतले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये दाढ़ी वाला, ये मुछ वाला। अब आप समझो अपने वो लोग आदमी कौन क्या करेगा रिकवरी में। 2 आदमी इधर है, वो जाके आया, इधर खड़ा हुआ, उधर खड़ा हुआ, आपको ड्यूटी मैनेज करने का है ये। ठीक है, वो आपने परफॉर्म भी किया था। कौन क्या करेगा आपके आदमी में, ड्यूटी वेल वर्क डिप्लॉयड है ऑलरेडी, सबको पता ही है।
फिर भी एक बड़ी नजर मार रहे हैं हम लोग। अभी चीफ इंजीनियर का ड्यूटी में दे रहा है मैनेजमेंट द इक्विपमेंट एंश्योरिंग द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। चीफ इंजीनियर जो है चीफ ऑफिसर के बिहाइंड में ये चीज देखेगा ओवरऑल कि मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट या कुछ ऐसा एज अ जो पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है उसमें इंजन की जरूरत तो नहीं है, तो वो खाली है। अगर जरूरत हुई तो वो स्टैंड बाय है स्टार्ट करने के लिए, बराबर है। अगर आदमी ढाई के दूर चला गया, अगर कोई दूर चला गया तो हम बोट उतारेंगे या इंजन बोट को ही लेके जाएंगे वहां पे, हम अपनी छोटी बोट उतारेंगे रिस्क्यू वर्क बोट, या हम अपने टक को लेके जाएंगे। तो ओवरऑल आपका चीफ इंजीनियर इंजन स्टैंड बाय मोड में है, शॉर्ट नोटिस पे इंजन चला देगा वो। अगर आदमी हमारा बैक कहीं और चला जाए तो हम टग लेके जाएंगे या बोट उतारने के लिए, ठीक है। तो हमारा बेसिक चीफ इंजीनियर साहब स्टैंड बाय है। लेकिन वो स्टैंड बाय होते हुए वो क्या कर रहा है, अभी इंजन तो चला नहीं रहे, तो उनका एंगेज करने के लिए आपको उनके हाथ में भी वॉकी टॉकी रखो या साइट में उनका भी एंगेज रखना है कि मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंश्योरिंग द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। ये लाइन बहुत बड़ी बात है। अगर बड़ा साहब मेरी बात सुन रहे हैं अभी? हाँ सुन रहे। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे चीफ ऑफिसर एनडब्ल्यू के वहाँ यहाँ पे ये सब करेगा, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो इट डजंट मीन के चीफ ऑफिसर ही करेगा। यू आल्सो कैन पुट इन, सर इंजन स्टैंड बाय है, सेकंड इंजन स्टैंड बाय कर दिया, बट अगर वो सब जैसे ये कुछ कर रहा है, अगर आपको ओवरऑल ओवर एंड अबाउ एनडब्ल्यू अगर आपको कुछ ऐसा कहीं सीन में लग रहा है कि आप कहीं हेल्प कर रहे हैं और आप कहीं ऐड वैल्यू कर रहे हैं, अगर आप कुछ चीज गलत देख रहे हैं या कुछ चीज कोई छूट रही है एनडब्ल्यू से या किसी सीमेन से, कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि जहां पे आप अपना सजेशन अपना इनपुट डाल सकते हैं, तो यू फील फ्री ओवर एंड अबाउ ऑल एनडब्ल्यू ऑल्सो, डोंट वरी, he is also part of your team. There is nothing senior and junior, but as a being a team member, you also be as an observer, be as a participant, as active. If you found something, don't feel this कि मैं तो इंजन वाला हूँ, इंजन स्टैंड बाय रख दिया मैंने और मैं स्टैंड बाय हूँ, ये लोग डेक वाला क्या कर रहा है इनको करने दो। No, if you want to participate in between, you want to assist in between, not physically by giving us some command word, अरे इधर खड़ा हो, अरे ये बांधो बेल्ट ठीक से बांधो, अरे गिव मी ओके वॉकी टॉकी, तुम इधर जाओ उधर जाओ, ओके यू डू दिस, अरे हुक्का ऐसा मत लगाओ, इसको पीछे रखो, तुम साइड में खड़ा हो जाओ, डू समथिंग। एक दो सेंटेंस एनडब्ल्यू ने बोले, दो आपने बोले, दो तीन एक मास्टर ने ऊपर से बोल दिया ब्रिगिंग में से और एक उसने बोला, तो दैट इज अ गिविंग अ कंट्रीब्यूशन बाय एवरीबॉडी। सबका कंट्रीब्यूशन हो जाता है एज अ टीम वर्क। समझ रहे हैं आप सब? समझ रहे हैं ना? एज ए टीम वर्क, मतलब अगर आपको कहीं बड़ा साहब अगर बीच में कहीं आपको लगे कि आपको कुछ ऐड वैल्यू करना है इस ऑपरेशन में, इस टीम में, तो यू फील फ्री टू एडवाइज इन बिटवीन द ड्रिल आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओवरऑल ये जो एंश्योरिंग देयर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन का मतलब ये है सर। बड़ा साहब सुन रहे हैं ना? हाँ, ये ensuring their satisfactory operation is a big deal, it is a big word, ठीक है सर? ओके। हाँ, ये बहुत बड़ा शब्द है, ये इसका मायने बहुत बड़ा होता है कि अगर आप इस ऑपरेशन में फिजिकल या कुछ और एंगेज में कहीं स्पेसिफिक आपने इंजन का रोल है वो है और स्टैंड बाय कर लिया एज पर डिक्टम के भी, हाँ अगर आगे गया तो मेरा इंजन स्टैंड बाय है, नो प्रॉब्लम, आपने ब्रिज में रिपोर्ट कर दिया एंड स्टिल यू आर इन विसिनिटी, आप उस एरिया में ही हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि सब लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। यू आर एज अ मैन पावर देयर, स्ट्रॉन्ग मैन पावर, एज अ लीडर देयर, यू हैव टू एंश्योर। एंश्योरिंग कौन करता है? एक किस्म से एक लीडर करता है, जो एक्सपीरियंस हैंड होता है वो एंश्योर करता है, ठीक है? आगे करते हैं, एंश्योरिंग काम उसी का होता है जो एक किस्म से एक्सपीरियंस आदमी होता है, जिसको सब पता होता है, तो वो एंश्योर करता है, हाँ इसको जैकेट आएगा, ये ठीक बंधा है इसमें, ओके चलो आगे आगे। तो आप हर चीज को आप एंश्योर देख लेना। आगे है सेकंड इंजीनियर, असिस्टिंग चीफ इंजीनियर, वो इंजन स्टैंड बाय कर दिया, वो उसके लिए असिस्ट कर रहा है, वो इंजन रूम में जाके बैठ सकता है कि मैं इंजन के लिए स्टैंड बाय हूँ, जैसे आप बोलोगे इंजन स्टैंड बाय है मेरा, ओके, एंकर उठाना है, पावर भी स्टैंड बाय, ठीक है? वो ही असिस्टिंग चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर ने कमांड दिया तुम इंजन देखो, और यहाँ डेक में अगर कुछ एंश्योरिंग सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए अगर मेरी को जरूरत है तो आई एम अवेलेबल, दैट इज। हाँ हाँ, इंजन के जो रेटिंग है
बोट वोट में हेल्प करते हैं, यहाँ बोट वोट नहीं है हमारी, लेकिन हाँ। वो भी स्टैंड बाय है, बड़ा साहब का रिपोर्टिंग आ जाएगा, मेरा रेटिंग स्टैंड बाय है, ब्रिज वो बाजू में है, हेल्प डन, कुछ भी हो तो आप पीछे रहिए, स्टैंड बाय रहिए, कुछ हेल्प लगे तो उनको हेल्प करिए। ओके, ये बड़ा साहब का स्टेटमेंट आ गया ब्रिज के लिए, या वहीं से सुनाई दे गया कि हमें नहीं सुनाई, आप हमारी तरफ फेस मत करिए, जो माइक वहाँ लेके खड़ा है NWK की जेब में है, चाहो तो आप बाजू में रखो, तो उसमें आपका आवाज सुनाई देगा ना कि ब्रिज ये इंजन रेटिंग का है, हाँ तुम लोग यहाँ स्टैंड बाय रहो, ये डेस्क में कुछ भी इनको जरूरत होगा आप यहाँ रहिए, आप इधर खड़ा रहिए, राइट में आप इधर रहिए, कुछ हेल्प लगे रस्सी का इधर पकड़ो, तुम स्टैंड बाय रहो उधर, ओके लिफ्ट करो, चलो तुम इधर आ जाओ। तो एक किस्म से टीम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पूरे जहाज के स्टाफ का। जहाज में इमरजेंसी आ गई, एक विपदा आ गई, प्रॉब्लम आ गई, एक आदमी गिर गया है, हाँ। सबका रोल कहीं ना कहीं मायने रखता है इसमें, सबका रोल कहीं ना कहीं मायने रखता है। अब इसमें कुक का है कि प्रोवाइडिंग शेल्टर टॉवल, वो एक्चुअली क्या है रिकवरी विक्टिम के लिए, इसमें वो चीज़ क्लैरिटी नहीं है, वो उसके लिए क्या है, स्ट्रेचर है, टॉवल है, और कुछ और इसमें जैसे अब उसको रगड़ना है, जूता वूता खोलना है, पाँव वाँव देखना है, तो मतलब हर एक का एंगेजमेंट आ गया। कुक भी टॉवल लेके खड़ा है, ब्लैंकेट लाके खड़ा है, देखो देखो इसको क्या है, कपड़ा खोलो इसका,